हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो एग्ज़ाम है 19 जनवरी 2025 के अंदर, उसके देखते हुए हम लोग पेडागोजी एमसीक्यू जो है उसको शुरू किए थे। इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके अंदर पीएम पोषण, एनईपी 2020, अपर आईडी, एनईपी 1968, चीफ मिनिस्टर निजुत मोइना स्कीम, पीएम श्री स्कीम, एनईपी 1996, गुणोत्सव एसएसए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आरटीई, समग्र शिक्षा अभियान और भी बहुत सारा स्कीम जो है इसके अंदर कवर किया गया है। इसके अंदर कंप्लीट इस वीडियो के अंदर लगभग 50 मिनट का वीडियो होगा। सभी टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया गया है और एमसीक्यू भी डिस्कस किया गया है। तो आप सभी को इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को डायरेक्ट लिंक मिलेगा, इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आइए इस लंबा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपर से रिलेटेड जानेंगे। अपर का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एक स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि सभी बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है भारत के अंदर जो है। ए इनिशिएटिव जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम का पार्ट है, जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये लाइन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, उसके साथ ये लाइन है। ठीक है, आइए एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको परमानेंटली सिक्योर किया जाए और उसको अच्छी तरह से जो है स्टोर किया जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन बी में यही दिया है, टू इंश्योर परमानेंट एंड सिक्योर स्टोरेज ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। The primary purpose of such a registry is to provide a secure permanent record of student academic credential. This ensures that academic records are tamper-proof, easily accessible and verifiable by authorized party. यानी जब ऑथराइज पार्टी चाहेगा बच्चों का जो क्रेडेंशियल है वो आसानी से एक्सेसिबल कर पाएगा, ठीक है, इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर एंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी इन एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के अंदर कौन सा जो है टेक्नोलॉजी काम कर रहा है डाटा को स्टोर करने के लिए, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री फॉर स्टूडेंट। यानी इसका सबसे मुख्य जो है अपर का जो है मुख्य एडवांटेज क्या है। फास्टर एक्सेस टू एकेडमिक रिकॉर्ड, हाई ग्रेड ड्यू टू ऑटोमेशन, फ्री एकेडमिक रिसोर्स, ऑटोमेटेड एग्जाम रिमाइंड। तो इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज है फास्टर एक्सेस टू एकेडमिक रिकॉर्ड। जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको बहुत आसानी से और बहुत तुरंत एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Student can quickly assess their academic record through this such system, which reduce the dependency on manual process and ensure timely access for application like higher education or job opportunity। यानी इसके माध्यम से अपर के माध्यम से बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो आसानी से एक्सेस कर पाएगा जब चाहेगा, जब जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आसानी से वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंज माइट अराइज इन इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपर को इम्प्लीमेंट करते समय क्या जो है प्रॉब्लम आ सकता है। रेजिस्टेंस टू टेक्नोलॉजी एडोप्शन बाय इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी स्कूल है या फिर इंस्टीट्यूशन है वो टेक्नोलॉजी को उसको आसानी से एडोप्ट नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Institution might face challenges like resistance to adopting new technology, lack of infrastructure और concern about data privacy and security। यानी जब स्कूल या इंस्टीट्यूशन इसको जब अप्लाई करेंगे या अप्लाई कर रहे हैं उसको उनको जो है इस टेक्नोलॉजी को एडोप्ट करने में प्रॉब्लम आ सकता है, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो आसानी से इसको एडोप्ट कर पाए, या डाटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी वो भी मेन जिससे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है डाटा जो है शेयर करना नहीं चाहेंगे, ठीक है, प्राइवेसी के कारण। तो यही राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम एन ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इससे जो है कौन ज़्यादा बेनिफिट, किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको जो एम्प्लॉयर है वेरीफाइंग कैंडिडेट क्वालिफिकेशन उनको भी मदद मिलेगा। स्टूडेंट्स एक्सेस देयर क्रेडेंशियल, बच्चों को भी मिलेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो आसानी से रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाएंगे, यानी सभी को इससे जो है फायदा होने वाला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। All stakeholder benefit from this system. Employer can easily verify credential, student can access their record conventionally, and institution can streamline record management process, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, चीफ मिनिस्टर निजुत मोइना स्कीम। ये असम सरकार का वन ऑफ द फेमस स्कीम है। ये स्कीम जो है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जो है लॉन्च किया गया है। जो भी गर्ल्स स्टूडेंट गवर्नमेंट या वेंचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं, हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर, या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एमए एमएससी एमकॉम या बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर। तो याद रखना है सभी फर्स्ट ईयर के लिए लॉन्च किया गया है, हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ठीक है।
इसके अंदर जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर जो गर्ल्स का एनरोलमेंट है उसको इंक्रीज करना इसका मेन उद्देश्य है। पेव द वे फॉर मोर गर्ल्स स्टूडेंट इन द स्टेट टू एसेस हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन जो बच्चियां हैं उनको आसानी से वो एसेस कर पाएँ, ये भी इसका मेन उद्देश्य है। कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, इससे चाइल्ड मैरिज भी जो है प्रिवेंट हो सकेगा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है स्कीम का, जो भी एलिजिबल गर्ल्स स्टूडेंट हैं क्लास 11 के अंदर यानी एचएस फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, उनको जो है 1000 पर मंथ मिलेगा 10 महीना साल के अंदर, और टोटल साल के अंदर 10,000 रुपया मिलेगा, यानी 1000 रुपया करके 10 महीना टोटल मिलेगा 10,000 पर ईयर, ठीक है। और यदि बीए बीएससी बीकॉम यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के अंदर हैं बच्चियाँ, तो उनको मिलेगा 1250 रुपीज़ पर मंथ, 10 महीना मिलेगा, यानी साल में मिलेगा 12,500, ठीक है। और यदि मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एमए एमएससी एमकॉम या बीएड के अंदर हैं, तो उनको जो है पर मंथ जो है 2500 मिलेगा, टोटल 10 मंथ, टोटल रुपीज़ मिलेगा ईयर के अंदर 25,000, ठीक है। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Nijit Moina scheme is a comprehensive initiative to combat social evils perpetuals by child marriage, protects children's right to education and health participation, empower girls through education for informed choice and economic independency, delay marriage until emotional, mental and physical maturity, reduce teenage motherhood through women formal education। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, ओपन टू ऑल गर्ल्स स्टूडेंट डोमिसाइल इन असम, यानी असम का नागरिकता होना पड़ेगा जितना भी गर्ल्स हैं। मेरिट गर्ल्स जो है एक्सेप्ट पीजी और बीएड कैटेगरी के अंदर है या इन सर्विस बीएड कैंडिडेट हैं, उनको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरिट गर्ल्स एक्सेप्ट पीजी और बीएड और क्या है इन सर्विस बीएड कैंडिडेट हैं, तो उनको ये जो है स्कीम के अंदर उनको लाभ नहीं मिलेगा। या डॉटर जो है मिनिस्टर का या एमपी का या जो है एमएलए का, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या वो गर्ल्स जो बनिकंत काकटी अवार्ड प्रज्ञान भारती स्कीम के अंदर जो स्कूटर के लिए ऑप्ट किए हैं, यानी स्कूटी जो मिल रहा है उसके लिए ऑप्ट किए हैं, वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। यदि अप्लाई किए हैं तो, नहीं किए तो एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, यानी जो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम अभी हम लोग डिस्कस किए जो असम का स्कीम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ इन द स्टेट, ये नहीं है। टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। इट एम टू एम्पावर गर्ल्स एंड प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यही सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो गर्ल्स है उनको एम्पावर करना या चाइल्ड मैरिज जो है उससे उनको प्रिवेंट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, हु इज एलिजिबल फॉर मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट मेरिट एक्सेप्ट फॉर दोज इन पीजी एंड बीएड कैटेगरी, यानी जो एप्लीकेंट है वो मेरिट नहीं होना होगा सिवाय पीजी या बीएड कैटेगरी को छोड़ के। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी इन सर्विस नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट बीएड कोर्स या ऑन डिप्यूटेशन, ठीक है, ये याद रखना है। एक कंडीशन नेक्स्ट है, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी डॉटर ऑफ मिनिस्टर एमपी एमएलए, यानी मिनिस्टर एमपी एमएलए का डॉटर नहीं होना चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट रिसीविंग ए स्कूटर अंडर बनिकांत काकटी प्रज्ञान भारती स्कीम अनलेस दे चूज टू ऑप्ट आउट द स्कूटर, यानी प्रज्ञान भारती स्कीम के तहत जो स्कूटर ऑप्ट है वो जो है उनको अप्लाई करना नहीं होना होगा, तो इसके लिए जो है एलिजिबल है। सभी यहाँ सभी कंडीशन जो चारों दिया गया है वो राइट है मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना स्कीम के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन अंडर मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना स्कीम, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है गर्ल्स के लिए हायर सेकेंडरी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर, उनको जो है हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर के लिए ईयरली जो है 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा, और जो है जो नेक्स्ट डिग्री के अंदर है यानी ग्रेजुएशन के अंदर है उनको जो है 12,500 दिया जाएगा ईयरली, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है उनको 25,000 ईयरली दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम सबसे पहले परख टॉपिक और इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है जो कि इंडिपेंडेंट यूनिट है एनसीईआरटी का। परख का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेटिंग नॉर्म्स एंड गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू स्टूडेंट असेसमेंट,
डेवलपिंग रिकमेंडेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म, एनहांसिंग असेसमेंट पैटर्न टू मीट स्किल रिक्वायरमेंट इन 21 सेंचुरी। आइए एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एक्रोनियम प्रख स्टैंड फॉर? प्रख का एक्रोनियम क्या होता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है प्रख का एक्रोनियम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रख एक इनिशिएटिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जिसके अंदर जो है असेसमेंट और इवोल्यूशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो है बनाया गया है। इट एम्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन स्टूडेंट असेसमेंट अक्रॉस वेरियस बोर्ड इन इंडिया। इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो असेसमेंट है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाना, जितना इंडिया के अंदर बोर्ड है उसके अंदर, जिसके अंदर मेन फोकस होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग प्रख? प्रख को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? एनसीईआरटी, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इज टास्क्ड विद एस्टैब्लिशिंग प्रख टू फंक्शन द नेशनल असेसमेंट सेंटर। इट फोकस इज टू स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड असेसमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ प्रख? प्रख का जो है प्राइमरी एम क्या है? जो एजुकेशन असेसमेंट है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाना प्रख का मेन जो है एम है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोमोटिंग यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन असेसमेंट। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है कंसिस्टेंसी और रिलेबिलिटी जो है स्कूल असेसमेंट के अंदर लाना, बाय क्रिएटिंग स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क अक्रॉस द एजुकेशन बोर्ड एंड सपोर्टिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग असेसमेंट जो है प्रख का मेन एम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच पॉलिसी इज प्रख बीइंग इम्प्लीमेंटेड? प्रख जो है कौन सा पॉलिसी के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन ऑफ द की रोल ऑफ प्रख? प्रख का वन ऑफ द की रोल इनमें से कौन सा है? डेवलपिंग टेक्निकल सर्टिफिकेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग एंट्रेंस एग्जाम ये भी नहीं है, ब्रिजिंग लर्निंग गैप बिटवीन स्टेट एंड नेशनल बोर्ड, यानी स्टेट और नेशनल बोर्ड के अंदर जो है लर्निंग गैप है उसको जो है अच्छा करना, सुधारना इसका मेन जो है की रोल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रख्स रोल्स इंक्लूड अलाइनिंग द असेसमेंट स्टैंडर्ड ऑफ स्टेट बोर्ड विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल बेंचमार्क, यानी जो नेशनल है या फिर इंटरनेशनल है या फिर जो स्टेट बोर्ड है उसके बीच के अंदर जो है जो गैप है उसको जो है दूर करना इसका मेन उद्देश्य है। दिस इंश्योर द स्टूडेंट अक्रॉस डिफाइंड बोर्ड आर रेगुलेटेड इन कॉमन पैरामीटर, यानी जितना भी स्टेट या फिर जो है नेशन है उसके अंदर जितना भी बोर्ड है उसके अंदर जो एक कॉमन पैरामीटर हो इवैल्यूएशन करने का, ये जो है इसका मेन जो है रोल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पीएम श्री स्कीम के बारे में जानेंगे। द पीएम श्री स्कीम इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर इनिशिएटिव। पीएम श्री स्कीम जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इनिशिएटिव है, जो कि 2022 के अंदर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। 14,500 पीएम श्री स्कूल जो है सेटअप किया जाएगा एनहांसिंग स्कूल इसके अंदर, ये जो पहले से स्कूल है उसके अंदर ही जो है 14,500 पीएम श्री स्कूल जो है उसको बनाया जाएगा टू फोकस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि नेशनल एजुकेशन 2020 जो है उसको इम्प्लीमेंट करते समय ये पीएम श्री जो है स्कूल को बनाया जाएगा। ठीक, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट इंक्लूसिव एंड नर्सरिंग इन्वायरमेंट दैट प्रमोट वेलबींग एंड सेफ्टी ऑफ एवरी स्टूडेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंक्लूसिव और नर्सरिंग इन्वायरमेंट बनाया जाए जिसके माध्यम से अच्छा वेलबींग और सेफ्टी जो है स्टूडेंट के अंदर बना रहे। ऑफरिंग डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसके माध्यम से एक डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो और रिसोर्स हो। इसका फंडिंग जो है 60-40 रेशियो के अंदर सेंट्रल स्टेट से दिया जाएगा, जितना भी गवर्नमेंट या फिर यूटी है उसके अंदर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। शेयरिंग पैटर्न जो है 90:10 होगा नॉर्थ ईस्ट या जो हिमालयन स्टेट है या फिर यूटी या जम्मू एंड कश्मीर है, और 100% सेंट्रल फंडिंग होगा जितना भी यूटीज है जिसके अंदर कोई लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, और हर एक स्टेट को जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साइन भी करना होगा, ये भी जरूरी है इसके अंदर। ड्यूरेशन स्कीम का क्या होगा, 2022-23 से लेके 2026 और 27 तक इसको हर एक स्टेट को या यूटी जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कौन सा स्कूल जो है पीएमसी बनने के लिए एलिजिबल है। स्कूल मैनेज बाय सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, यानी जो स्कूल जो है सेंट्रल स्टेट या यूटी गवर्नमेंट मैनेज करता है या लोकल बॉडीज मैनेज करता है वो एलिजिबल है पीएमसी के अंदर। जितना भी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय है विच आर नॉन प्रोजेक्ट एंड रन फ्रॉम परमानेंट बिल्डिंग, जो कि नॉन प्रोजेक्ट है और एक परमानेंट बिल्डिंग के अंदर रन हो रहा है, वो सभी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय जो है इसको लेने के लिए या इसके अंदर आने के लिए एलिजिबल है। मेंटोरिंग फ्रेमवर्क फॉर स्कूल, ये कौन मेंटर कर रहा है? स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क विल मॉनिटर परफॉर्मेंस विथ रेगुलर इवैल्यूएशन टू इंश्योर हायर स्टैंडर्ड, ये जो है SQAF जो है इसको मेंटेन और मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग MCQ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट डज पीएमश्री स्टैंड फॉर? पीएमश्री का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री स्कीम का प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, अपग्रेड एग्जिस्टिंग स्कूल टू मॉडल स्कूल, यानी जितना भी एग्जिस्टिंग स्कूल है उसको मॉडल स्कूल के अंदर कन्वर्ट करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। The PM3 scheme focuses on transforming existing government school into model school equipped with state-of-the-art facilities, sustainable practice and aligned with NP 2020 vision for holistic education। यानी जो पहले का एग्जिस्टिंग स्कूल है उसके अंदर ही जो है उसको मॉडल स्कूल बनाना, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ को डेवलप करना, NP 2020 का विजन को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक एजुकेशन बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट पार्ट ऑफ पीएमसी स्कूल। पीएमसी स्कूल का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट क्लासरूम ए है, फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ए भी है, फ्री हायर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट, यानी हायर एजुकेशन के लिए फ्री हायर एजुकेशन जो है बच्चों के लिए फ्री बनाना, ये जो है पीएमसी स्कूल का जो है फीचर्स नहीं है। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस ये भी जो है इसका फीचर्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका फीचर्स पीएमसी स्कूल का नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्कूल आर एक्सपेक्टेड टू अपग्रेड अंडर पीएमसी स्कीम। कितना स्कूल एक्सपेक्टेड है जो है इसके अंदर अपग्रेड हो जाएगा, लगभग 10,000, ठीक है। लेकिन टारगेट है 14,500 स्कूल को अपग्रेड करना पीएमसी स्कूल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएमसी स्कीम अलाइन विथ व्हिच एजुकेशन पॉलिसी। कौन सा एजुकेशन पॉलिसी के तहत पीएमसी जो है स्कीम अलाइन है। NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ ये अलाइन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बॉडी विल प्राइमरली इंप्लीमेंट पीएमसी स्कीम। पीएमसी स्कीम को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए किसका प्राइमरी रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करते हैं, सबसे पहले हम लोग गुणोत्सव के बारे में जानेंगे। गुणोत्सव एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट जो है स्कूल एजुकेशन के सिस्टम के अंदर लाया जा सकता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस बेस्ड इवैल्यूएशन है जिसके अंदर 4 ब्रॉड एरिया कवर होता है, स्कॉलस्टिक, co-scholastic and other areas, community participation and contribution, ability and use of infrastructure। तो ये चारों एरिया जो है इसके अंदर कवर होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर जो है क्लास 1 से 9 तक का बच्चा का जो है इवैल्यूएशन लिया जाता है, जितना भी गवर्नमेंट प्रोफेशनलाइज स्कूल है या टी गार्डन मैनेजमेंट स्कूल है या टी गार्डन मॉडल स्कूल है या आदर्श विद्यालय है या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है या फिर रेसिडेंशियल जो स्कूल है, वो सभी जो है स्कूल गुणोत्सव के अंदर कवर होता है। इसके अंदर OMR बेस जो है इवैल्यूएशन होता है, 100% ऑफ स्कूल आर इवैल्यूएटेड, 100% स्कूल को इवैल्यूएट किया जाता है। स्कूल को जो है रैंक किया जाता है उसका परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ग्रेड A+, A, B, C एंड D, ठीक है। द एरिया वाइज वेटेज ऑफ द ग्रेडिंग ऑफ स्कूल, जो एरिया वाइज स्कूल का ग्रेडिंग होता है उसके अंदर स्कॉलस्टिक 90% होता है, को स्कॉलस्टिक और अदर एरिया 5% होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन का जो है 5% होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर ग्रेडिंग ऑफ स्कूल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है वो ग्रेडिंग के लिए वो कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे कि 4 एरिया कवर होता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है उसके लिए ग्रेडिंग नहीं दिया जाता है। फर्स्ट टाइम असम में गुणोत्सव कराया गया था 2017 में, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर MCQ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुणोत्सव असम। असम में जो गुणोत्सव कराया जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या है, टू एसेस एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है जो क्वालिटी है उसको इंप्रूवमेंट करना उसका मेन जो है गुणोत्सव का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च गुणोत्सव इनिशिएटिव। गुणोत्सव इनिशिएटिव जो है असम में कौन लॉन्च किया था, ये जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इवैल्यूएटेड ड्यूरिंग गुणोत्सव असम इनिशिएटिव। गुणोत्सव के दौरान जो है क्या जो है इवैल्यूएट किया जाता है। इसके अंदर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, टीचर इफेक्टिवनेस और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी को जो है इवैल्यूएट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है इसका ग्रेडिंग नहीं किया जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट आर टिपिकली एड्रेस ड्यूरिंग गुणोत्सव। गुणोत्सव के अंदर कौन सा सब्जेक्ट को एसेस किया जाता है। मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज और सोशल स्टडी, ये चारों सब्जेक्ट को जो है एसेस किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समग्र शिक्षा अभियान SSA को डिस्कस करेंगे। समग्र शिक्षा अभियान इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च इन 2018 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी समग्र शिक्षा अभियान जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2018 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एंड एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल्स, यानी इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन जो है दिया जाए और जो है हो पाए प्री प्राइमरी स्कूल से हायर सेकेंडरी लेवल तक। इसके अंदर 3 मेजर स्कीम को सबमर्ज करके इंटीग्रेट करके बनाया गया है जो पहले से था। सर्व शिक्षा अभियान आप सभी को पता होगा, SSA जिसको कहा जाता है, ये जो है इसके अंदर समर्ज हुआ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS, ये भी इसके अंदर समर्ज हुआ। टीचर एजुकेशन TE, ये भी जो है इसके अंदर समर्ज हुआ। तो 3 जो है समर्ज और इंटीग्रेट करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान का प्राइमरी गोल क्या है? प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली नहीं है। अचीव यूनिवर्सल एक्सेस एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यही जो है इसका सबसे पहला पहला प्राइमरी गोल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीव यूनिवर्सल एक्सेस एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ समग्र शिक्षा अभियान इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, याद रखना है, प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल तक इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन देना जो है समग्र शिक्षा का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्कीम वेयर इंटीग्रेटेड इनटू समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान जो है इसके अंदर क्या क्या स्कीम को इंटीग्रेट करके बनाया गया है? अभी हम लोग डिस्कस किए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये तीनों को समर्ज करके जो है समग्र शिक्षा अभियान को बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान का की फीचर्स क्या है? फ्लेक्सिबल फंडिंग एंड आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच जो है इसका की फीचर्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्र शिक्षा अलाउस स्टेट्स टू एलोकेट फंड्स बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रायोरिटाइज लर्निंग आउटकम रेदर देन जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एनरोलमेंट रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECC इन समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का जो है क्या रोल है? इट इज़ इग्नोर अंडर द स्कीम, नहीं, ये गलत बात है। इट फोकस ऑन फाउंडेशनल लर्निंग एंड स्कूल रेडीनेस, यानी इसका जो है मेन रोल है कि जो है फाउंडेशन लर्निंग और स्कूल रेडीनेस को ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाए, यही जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का मेन रोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ECC under समग्र शिक्षा aims to provide a strong foundations for early learning as emphasized in the National Education Policy 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान का प्राइमरी बेनिफिशियरीज कौन कौन है? ओनली स्टूडेंट इन द सेकेंडरी लेवल नहीं है, टीचर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, स्टूडेंट फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी, टीचर एंड स्कूल, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। यानी जो भी बच्चे प्री प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक हैं वो इनके अंदर मेन बेनिफिशियरी होंगे, टीचर और स्कूल, यानी ये तीनों होंगे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन समग्र शिक्षा अभियान एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी NEP 2020 और समग्र शिक्षा अभियान के बीच में क्या जो है रिलेशन है? समग्र शिक्षा अभियान अलाइन विद NEP 2020 फोकस ऑन क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समग्र शिक्षा अभियान जो है NEP 2020 है उसके साथ अलाइन है और इन दोनों का मेन फोकस है क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन देना। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक इंटरवेंशन अंडर समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो है स्पेसिफिक इंटरवेंशन क्या है? फ्री कॉलेज एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, ये नहीं है। प्रोविजन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी स्पेशल नीड को जो है असिस्टिव डिवाइस जो है देना, ये मेन इसका मेन प्रोविजन रखना, ये जो है सबसे स्पेसिफिक इंटरवेंशन है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Inclusive education is a major focus of Samagra Shiksha Abhiyan and it includes providing assistive device to ensure equitable learning opportunity for children with disability. Next and last question है, which technology driven initiative to promote under समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर क्या टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है? इसके अंदर ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल, ये जो है मेन टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समग्र शिक्षा अभियान emphasizes technology integration including ICT enabled classroom and digital learning resource to improve teaching learning outcome. इस वीडियो में हम लोग NEP 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। NEP 2020 के हिसाब से स्कूल एजुकेशन के अंदर न्यू स्ट्रक्चर बनेगा 5+3+3+4, याद रखना है 5+3+3+4। ये जो है 10+2 स्ट्रक्चर जो पहले चल रहा था इसको रिप्लेस करके ये मॉडल अपनाया जाएगा। इसके अंदर फाउंडेशनल स्टेज जो है 5 ईयर्स का होगा, प्रिपरेटरी स्टेज 3 ईयर्स का, मिडिल स्टेज 3 ईयर्स का और सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स का। फाउंडेशनल स्टेज 5 ईयर्स का जो होगा इसके अंदर एज जो है 3 से 8, जिसके अंदर 3 ईयर्स प्री स्कूल होगा और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होगा। प्रिपरेटरी के अंदर 3 ईयर्स जो होगा इसके अंदर ग्रेड 3 से 5, एज होगा 8 से 11। मिडिल स्टेज इसके अंदर जो 3 ईयर्स होगा इसके अंदर ग्रेड 6 से 8 होगा, एज होगा इसका 11 से 14। सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स होगा जिसके अंदर ग्रेड 9 से 12 होगा और इसका एज कैटेगरी है 14 से 18। तो ये जितना यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा आप सभी को याद होना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके हिसाब से जो है फोकस किया जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है मल्टीलिंगुअलिज्म, इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। एम्फेसाइज ऑन रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट अप टू ग्रेड 5। तो कब तक जो है ज़्यादा फोकस देना चाहिए, एम्फेसिस देना चाहिए, एटलीस्ट ग्रेड 5 तक। नेक्स्ट असेसमेंट रिफॉर्म, शिफ्टिंग फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। जो पहले रोट लर्निंग हुआ करता था उससे शिफ्ट होना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के अंदर। इंस्ट्रक्शन ऑफ 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड टू एसेस होलिस्टिक डेवलपमेंट, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ज़्यादा फोकस करना है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ एडटेक टू एनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस एंड ब्रिज डिजिटल डिवाइड्स, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF। नेक्स्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, टारगेट टू अचीव 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। यानी 2030 तक जो है GER को 100% जो है इसको अचीव करना टारगेट है इस NEP 2020 के हिसाब से। नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन के अंदर क्या बात किया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंटीग्रेटेड फ्रॉम ग्रेड 6, यानी ग्रेड 6 से वोकेशनल एजुकेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। एक्सपोजर टू इंटेंसिव एंड स्किल बेस्ड लर्निंग, ठीक है, यानी ज़्यादा एक्सपोजर इंटेंसिव और स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर देना है। नेक्स्ट जो है हायर एजुकेशन के अंदर क्या है, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट लेने के अंदर। एम्फेसाइज ऑन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड वोकेशनल स्टडी। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसके अंदर जो है ऑप्शन होगा मल्टीपल एंट्री का और एग्जिट पॉइंट का, जैसे कि 1 साल करा जाएगा तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल करा जाएगा तो डिप्लोमा, 3 साल बैचलर डिग्री और 4 साल होगा तो बैचलर विथ रिसर्च। तो याद रखना ये भी। नेक्स्ट जो है establishment of multidisciplinary instruction, a focus on large well resourced multidisciplinary instruction, phases out of standalone college over time, regulatory reform, a single regulator of all higher education except medical and legal education, यानी जितना भी हायर एजुकेशन है उसके लिए सिंगल रेगुलेटर होगा मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के। सेपरेशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन जो है सबका अलग अलग होगा, एक्रेडिटेशन, फंडिंग, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड सेटिंग्स। नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ रिसर्च, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फॉर फाउंडेशन NRF का जो है एस्टैब्लिशमेंट करना होगा टू फोस्टर इनोवेशन एंड रिसर्च कल्चर। नेक्स्ट जो है हायर एजुकेशन के अंदर टारगेट है GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना 50% हायर एजुकेशन के अंदर 2035 तक। तो याद रखना है, हम लोग स्कूल एजुकेशन के अंदर डिस्कस किए थे कि 100% GER प्राप्त करना है 2030 तक, लेकिन इसके अंदर हायर एजुकेशन के अंदर 50% GER प्राप्त करना है 2035 तक, ठीक है। ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या लिखा गया है, रेम्पेनिंग टीचर एजुकेशन विथ 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री एज मिनिमम क्वालिफिकेशन बाय 2030। 2030 तक BEd के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यानी कितना साल का हो जाएगा, 4 ईयर्स का, ठीक है। रेगुलर टीचर ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये सब जो है टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग था इस टॉपिक के ऊपर, NEP 2020 के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू अचीव द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER ऑफ 4% इन हायर एजुकेशन बाय 2035। 2035 तक जो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हायर एजुकेशन के अंदर क्या टारगेट है, वो जो है 50% टारगेट है अचीव करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द NEP 2020 प्रपोजेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन। NEP 2020 के हिसाब से कौन सा रेगुलेटरी बॉडी जो है एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए बनेगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। NEP 2020 रिकमेंड्स रिप्लेसिंग द UGC एंड AICTE। NEP 2020 जो है वो रिप्लेस करने का बात किया है UGC और AICTE को, और मार्ज करके इसको रिप्लेस करके जो है HECI बनेगा, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NEP 2020। NEP 2020 का प्रपोज स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+4। अभी हम लोग डिस्कस किए, पहले 10+2 सिस्टम था, उससे रिप्लेस होके जो है 5+3+4 जो है बन जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। इसके अंदर जो है अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि सबसे फर्स्ट ईयर के अंदर जो है जो पहला 5 ईयर्स होगा उसको फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा। 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होगा। बाकी नेक्स्ट जो 3 ईयर्स है उसके अंदर प्रिपरेटरी स्टेज इसको कहा जाएगा, ग्रेड 3 से 5 कवर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट 3 ईयर मिडिल स्टेज कहा जाएगा, 6 से 8 ग्रेड कवर होगा। 4 ईयर्स जो लास्ट होगा सेकेंडरी स्टेज, इसके अंदर ग्रेड 9 से 12 कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 एम्फेसाइज टीचिंग इन मदर टंग लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज एटलीस्ट अंटिल व्हिच ग्रेड, यानी कब तक जो है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने का जो है ज़्यादा एम्फेसिस NEP 2020 जो है किया है, कब तक पढ़ाया जाना चाहिए मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में, एटलीस्ट ग्रेड 5 तक।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोज ड्यूरेशन फॉर ए मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर एनईपी 2020। एनईपी 2020 के हिसाब से प्रपोज ड्यूरेशन क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए? इसके लिए जो है 4 ईयर्स है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर जो अलग अलग डिवीजन है, जैसे कि सर्टिफिकेट जो है 1 साल के लिए 1 साल करने से मिलेगा, डिप्लोमा 2 साल, डिग्री आफ्टर 3 ईयर्स, यानी डिग्री जो है 3 साल के बाद मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यानी नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू इंश्योर बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाय ग्रेड 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF एज पर 2020। NEP 2020 के हिसाब से कौन सा बॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंट करने के अंदर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को? उसका नाम बताना है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख का जो है एस्टैब्लिशमेंट करने का मेन पर्पज क्या है? टू स्टैंडर्डाइज स्टूडेंट असेसमेंट, स्टूडेंट का जो असेसमेंट है उसको स्टैंडर्डाइज करना, इसका मेन पर्पज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ knowledge for holistic development। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by which year does NEP 2020 aim to achieve universalization of early childhood care and education। यानी NEP 2020 के हिसाब से जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है इसको प्राप्त करना कब जो है, कौन सा ईयर टारगेट ईयर है? इसका टारगेट ईयर है 2030। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। The policy envisions achieving universalization access to quality ECCE for all children aged 3 to 6 by 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 proposes the introduction of vocational education from which grade। यानी NEP 2020 के हिसाब से vocational education को कौन सा ग्रेड से जो है इसको इंट्रोड्यूस करना है? ये जो है करना है ग्रेड 6 से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज टारगेट टू स्पेंड ऑन एजुकेशन एज पर NEP 2020। यानी NEP 2020 के हिसाब से पब्लिक कितना परसेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना है? इसके अंदर 6% करना है, 6% ऑफ GDP। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 प्रमोट मल्टीलैंग्वेजिज्म। हम सभी को पता है NEP 2020 जो है मल्टीलैंग्वेजिज्म को जो है प्रमोट करता है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू लर्न एज पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो स्टूडेंट को कितना जो है लैंग्वेज सीखना चाहिए? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से उनको जो है 3 लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है? द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंक्लूज स्टूडेंट टू लर्न 3 लैंग्वेज, द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 जो है रिकमेंड करता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने के लिए कौन सा लेवल के अंदर? प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैगलेस डेज। व्हाट इज द पर्पज। यानी NEP 2020 जो है इंट्रोड्यूस किया है न्यू कॉन्सेप्ट बैगलेस डे। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है टू रिड्यूस एकेडमिक प्रेशर ऑन स्टूडेंट, बच्चों का एकेडमिक प्रेशर को रिड्यूस करना, टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा इंक्रीज करना, टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू वोकेशनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ये तीनों जो है इसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पज है बैगलेस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग बाय 2030 एज पर NEP 2020। NEP 2020 के हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए टीचिंग के लिए 2030 तक? मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड BEd होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मिड डे मील स्कीम, जिसका नाम PM पोषण है। PM पोषण का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, एक सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका मेन एम है बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करना इसका मेन एम है। इस स्कीम के तहत जो है बच्चों का जो एनरोलमेंट रेट है, अटेंडेंस या जो रिटेंशन रेट है चिल्ड्रन का स्कूल के अंदर, उसको भी अच्छा करना इसका मेन जो है टारगेट है। और साथ साथ जो माल न्यूट्रिशन है और हंगर है उसको भी एड्रेस करना इसका मेन टारगेट है। इस स्कीम को सबसे पहली बार भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था 1995 ईयर में। बाद में NEP 2020 के हिसाब से इसका रीनेम किया गया PM पोषण 2021 में। तो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के ऊपर MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PM पोषण स्कीम। PM पोषण स्कीम का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑफरिंग फ्री एजुकेशन ये भी नहीं है, इंश्योरिंग न्यूट्रिशंस मील फॉर स्कूल चिल्ड्रन ये जो है इसका प्राइमरी एम है। यानी स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंश्योर करना जो है PM पोषण स्कीम का मेन जो है ऑब्जेक्टिव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM पोषण स्कीम इज डिजाइन टू बेनिफिट स्टूडेंट स्टडिंग इन व्हिच क्लास। तो PM पोषण स्कीम जो है कौन कौन सा बच्चों को दिया जाता है? इस स्कीम जो है किस क्लास का बच्चों को जो है ये कवर करता है? ये जो है क्लास 1 से क्लास 8 का बच्चों को जो है कवर करता है PM पोषण स्कीम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
द स्कीम कवर चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ठीक है। यानी क्लास 1 से क्लास 8 तक स्कीम जो है कवर करता है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चे हैं उनको जो है ये स्कीम कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिनिस्ट्री जो है पीएम पोषण स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडिंग रेशियो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जनरल कैटेगरी स्टेट्स अंडर पीएम पोषण? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है फंडिंग रेशियो कितना है पीएम पोषण को इंप्लीमेंट करने के अंदर? ये है 60:40, 60 और 40 रेशियो में इसका डिवीजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जनरल कैटेगरी का स्टेट है उसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शेयरिंग है 60:40, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसके लिए 90:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ पीएम पोषण स्कीम टू एनहेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए पीएम पोषण स्कीम के तहत जो है कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? उसका नाम है तिथि भोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। The Tithi Bhojan concept encourages community participation by allowing individual or organization to contribute a special meal on a special occasion such as festival or birthday। यानी तिथि भोजन जो है ये जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है, जिसके अंदर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशल कंट्रीब्यूट जो है कर सकते हैं मिड डे मील के रूप में किसी भी फेस्टिवल या किसी का बर्थडे के अंदर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर द मिड डे मील स्कीम लॉन्च इन इंडिया? मिड डे मील स्कीम जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च कब किया गया था? 1995 ईयर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द स्कीम वाज ऑफिशियली लॉन्च इन 1995 एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। यानी इसका उस समय नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्पेशली इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ रिवैम्प्ड मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2021? 2021 के अंदर मिड डे मील स्कीम का जो है नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द स्कीम वाज रीब्रांडेड इन 2021 एज पीएम पोषण विथ एडेड फोकस ऑन न्यूट्रिशनल गार्डन, प्री प्राइमरी इंक्लूजन एंड ब्रेकफास्ट पायलट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यू था मिड डे मील स्कीम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट हायर एजुकेशन इन रूरल एरिया, ये नहीं है। टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यही जो है सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्व शिक्षा अभियान SSA वाज लॉन्च इन 2001 एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम of the government of India aimed at achieving universalization of elementary education grade 1 to 8 as mandated by the 86th amendment to the Constitution of India। यानी सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में लॉन्च किया गया था एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत भारत सरकार के द्वारा। इसके अंदर इसका मेन एम था अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक, ठीक है, जो कि 86 अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च? SSA को कब लॉन्च किया गया था? 2001 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2001। The objective was to provide universal elementary education and improve quality of education for children in age group 6 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which constitutional amendment made education as fundamental right in India? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया? ये जो है 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था। इसके अंदर जो है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, और इसके अंदर आर्टिकल 21A को भी ऐड किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन है जो सपोर्ट करता है सर्व शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट करने के अंदर। उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन 2009 mandatory free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14, it directly support the objective of SSA। यानी राइट टू एजुकेशन जो है जो इफेक्ट के अंदर आया था 2009 के अंदर, इसके अंदर मैंडेट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना 6 से 14 ईयर बच्चों को, और ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है SSA का ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज मर्ज्ड विद सर्व शिक्षा अभियान इन 2018? 2018 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कौन सा प्रोग्राम को मार्च किया गया? उसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन इनटू समग्र शिक्षा अभियान। यानी 2018 में भारत सरकार के द्वारा जो है SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA और टीचर एजुकेशन को, ये तीनों को मार्च करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान के लिए टारगेट एज ग्रुप कितना है? 6 से 14। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का जो है प्राइमरी फंडिंग मैकेनिज्म क्या है। जॉइंटली फंडेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एसएसए के अंदर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का यहाँ फंडिंग होता है 60:40 रेशियो में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90:10 रेशियो में फंडिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ एसएसए टू इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट एरिया। तो आप सभी को बताना है कौन सा स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया एसएसए के पार्ट के रूप में, जिसके अंदर एजुकेशन का जो एक्सेस है उसको डिफिकल्ट एरिया में बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। उसका नाम है ब्रिज कोर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिज कोर्सेज आर डिजाइन टू हेल्प चिल्ड्रन who have missed formal education catch up and reintegrate into regular school system. This scheme aim to address issues of access and quality in challenging areas. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन है जो सपोर्ट करता है सर्व शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट करने के अंदर। उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन 2009 mandatory free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14. It directly support the objective of SSA. यानी राइट टू एजुकेशन जो है जो इफेक्ट के अंदर आया था 2009 के अंदर, इसके अंदर मैंडेट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना 6 से 14 ईयर बच्चों को, और ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है SSA का ऑब्जेक्टिव को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज मार्च विद सर्व शिक्षा अभियान इन 2018। 2018 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कौन सा प्रोग्राम को मार्च किया गया, उसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन इनटू समग्र शिक्षा अभियान। यानी 2018 में भारत सरकार के द्वारा जो है SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA और टीचर एजुकेशन को, ये तीनों को मार्च करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के लिए टारगेट एज ग्रुप कितना है, 6 से 14। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का जो है प्राइमरी फंडिंग मैकेनिज्म क्या है। जॉइंटली फंडेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एसएसए के अंदर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का यहाँ फंडिंग होता है 60:40 रेशियो में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90:10 रेशियो में फंडिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ एसएसए टू इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट एरिया। तो आप सभी को बताना है कौन सा स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया एसएसए के पार्ट के रूप में, जिसके अंदर एजुकेशन का जो एक्सेस है उसको डिफिकल्ट एरिया में बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। उसका नाम है ब्रिज कोर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिज कोर्सेज आर डिजाइन टू हेल्प चिल्ड्रन who have missed formal education catch up and reintegrate into regular school system. This scheme aim to address issues of access and quality in challenging areas. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द राइट टू एजुकेशन ग्रांटेड। राइट टू एजुकेशन जो है कौन सा आर्टिकल के तहत जो है संविधान के अंदर इसको ग्रांटेड दिया जाता है, वो है आर्टिकल 21A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A के तहत एड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन RTE वाज इनेक्टेड इन व्हिच ईयर। RTE एक्ट जो है कब इनेक्ट हुआ था, 2009 में, और ये जो है इफेक्ट के अंदर आया यानी लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज कवर्ड अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कौन सा एज ग्रुप का बच्चा जो है कवर होता है, 6 से 14 ईयर्स तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ RTE एक्ट। इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है RTE एक्ट का पार्ट नहीं है। 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल के अंदर ये जो है पार्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट अभी पार्ट है। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ मिड डे मील ये जो है RTE एक्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन इज लिंक्ड टू व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन जो है कौन सा फंडामेंटल राइट के साथ लिंक है, वो है राइट टू लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हिच इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन ऑल्सो मैंडेट चेंज टू हिज आर्टिकल। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल के अंदर चेंज किया गया, इसके अंदर आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A के अंदर चेंज लाया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। The 86 Amendment modified Article 45, which now directs the state to provide early childhood care and education for children below 6 years. यानी राइट टू एजुकेशन जो है इसके अंदर आर्टिकल 45 के अंदर चेंज मॉडिफाइड किया गया। इसके अंदर जो है डायरेक्ट दिया गया स्टेट को कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दे बिलो 6 ईयर, और बाद में इट ऑल्सो एडेड फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A के रिक्वायर्ड पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन
टू देयर चिल्ड्रेन। यानी उसके बाद जो है इसके अंदर 51A का के पार्ट ऐड किया गया, जिसके अंदर पेरेंट्स का ड्यूटी है कि बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी दे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स अंडर आरटी एक्ट। आरटीई एक्ट के हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर के लिए क्या होना चाहिए, ये जो है प्रिस्क्राइब करता है समय समय पे एनसीटी एक्ट, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन करते समय कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है वो राइट है। एजुकेशन इज फ्री ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल, एक गलत स्टेटमेंट है। प्राइवेट स्कूल हैव नो ऑब्लिगेशन, ये भी गलत स्टेटमेंट है। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल मस्ट एडहेयर टू द आरटीई एक्ट प्रोविजन, यानी जितना गवर्नमेंट स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है, आरटीई एक्ट का जो प्रोविजन है उसको मानना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल मस्ट एडहेयर टू द आरटीई एक्ट प्रोविजन, ठीक है। और 25% सीट रिजर्वेशन भी देना होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये भी याद रखना है। व्हेन वाज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1968 इंट्रोड्यूस। एनपीई 1968 को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ये किया गया था 1968 ईयर में ही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड इन 1968 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। यानी उस समय भारत का प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी, इनका लीडरशिप में इसको जो है फॉर्मुलेट किया गया था। इट वॉज अ फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और ये जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला जो है नेशनल पॉलिसी था एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनपी 1968। एनपी 1968 का जो है प्राइमरी फोकस क्या था, एजुकेशन को जो है सबके लिए एक्सेस बनाया जाए और करिकुलम जो है उसको मॉडर्नाइज किया जाए। इस प्रकार का ऑप्शन बी और सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। द एनपी 1968 एम टू प्रमोट इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी and emphasize modernizing the curriculum to make education more relevant to the national development। यानी एनपी 1968 का जो है मेन उद्देश्य था कि एजुकेशन जो है सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, और जो करिकुलम है उसको मॉडर्नाइज किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कमीशन रिकमेंडेशन लार्जली इन्फ्लुएंस एनपी 1968। कौन सा कमीशन का रिकमेंडेशन से ज़्यादा जो है प्रभावित 1968 का एनपी है, तो वो था कोठारी कमीशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द कोठारी कमीशन, जो कि 1964-66 में आया था, प्रोवाइडेड द फाउंडेशन ऑफ एनपी 1968 रिकमेंडिंग ए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एंड एम्पैथाइजिंग सोशल इंटीग्रेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज पॉलिसी डिड एनपी 1968 एम्फेसाइज। एनपी 1968 कौन सा लैंग्वेज पॉलिसी को जो है वो एम्फेसाइज दिया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एनपी 1968 एडवोकेट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रमोटिंग द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश टू इंश्योर लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर रीजनल लैंग्वेज होगा, हिंदी होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिकमेंडिंग स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनपी 1968। एनपी 1968 के हिसाब से क्या रिकमेंडेशन था, एजुकेशन के ऊपर कितना जो है जीडीपी का खर्चा करना, 6% ऑफ जीडीपी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पॉलिसी प्रपोज एलोकेटिंग 6% ऑफ जीडीपी फॉर एजुकेशन टू इंश्योर एडुकेट फंडिंग एंड रिसोर्स फॉर अचीविंग इट्स गोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एजुकेशन डिड एनपी 1968 रिकमेंडेड। एनपी 1968 जो है कौन सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है एजुकेशन के अंदर जो है वो दिया था, ये दिया था 10+2+3 सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पॉलिसी रिकमेंडेड द एडोप्शन ऑफ 10+2+3 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, 10 years ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, 2 years ऑफ हायर सेकेंडरी एंड 3 years ऑफ कॉलेज एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इंट्रोड्यूस। नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इसको किया गया था 1986 ईयर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। यानी एनपी 1986 को इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय जब भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था टू एड्रेस द इवॉल्विंग एजुकेशन नीड्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ एनपी 1986। एनपी 1986 का मेन थीम क्या था, इसका थीम था एजुकेशन फॉर ऑल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एनपी 1986 एम्फेसाइज एजुकेशन फॉर ऑल एमिंग टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रोग्राम वाज लॉन्च अंडर एनपी 1986 टू प्रमोट एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप सभी को बताना है कौन सा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था एनपी 1986 के अंतर्गत, जिसके माध्यम से एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्रमोट हो, उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज इनिशिएटेड अंडर एनपी 1986 टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी इन प्राइमरी स्कूल इंक्लूडिंग
प्रोवाइडिंग बेसिक टीचिंग मटेरियल एंड टीचर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनपी 1986 गिव स्पेशल अटेंशन टू एजुकेशन ऑफ विच ग्रुप। 1986 का जो एनपी है वो ज़्यादा अटेंशन किसके ऊपर दिया था? वुमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर दिया था। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एससी एंड एससी के ऊपर भी दिया था। एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी इसके ऊपर भी दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। The policy emphasized the education of women, SC, ST, and other educationally backward group to ensure equity and inclusion in their education system. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रक्चर रिफॉर्म डिड एनपी 1986 इंट्रोड्यूस फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर क्या रिफॉर्म जो है 86 वाला एनपी जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर जो है वोकेशनलाइज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया था। यही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। The policy emphasized vocational education at secondary level to equip students with practical skill and prepare them for employment. Next question है which government body was proposed under NP 1986 for regulating technical education? टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए कौन सा गवर्निंग बॉडी को प्रपोज किया गया था एनपी 1986 के अंदर? तो उसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पॉलिसी रिवीजन वाज इंट्रोड्यूस इन 1992 टू मॉडिफाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1986 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन सा पॉलिसी को रिवीजन जो है उसका वर्जन 1992 में लॉन्च किया गया? उसका नाम है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA 1992। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 रिवाइज द NP 1986 एड्रेसिंग इमर्जिंग चैलेंजेस एंड इनकॉर्पोरेटिंग द मेजर्स टू इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव वाज एड्रेस्ड बाय NP 1986। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव को जो है NP 1986 जो है एड्रेस करता है? वो है आर्टिकल 45। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। The policy aimed to fulfill the constitutional directive under Article 45, which call for free and compulsory education for all children up to age group of 14। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992। POA 1992 का प्राइमरी फोकस क्या था? रिवाइज एंड प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर NP 1986 इसका जो है प्राइमरी फोकस था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द POA 1992 was designed to address the gaps in NP 1986 and provide a detailed framework for its implementation, incorporating emerging challenges and recommendation।